Hello students, in this particular video we are going to study the pedigree analysis of rolling of tongue, blood groups, earlobes, widow's peak and color blindness। तो पहले समझते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली जैसे कि आपको याद होगा, आपने मेंडल के क्रॉसेस पढ़े थे, तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें आपने देखा था कि मेंडल ने पी प्लांट के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए पी प्लांट्स के क्रॉसेस कराए थे, लेकिन उस तरह के क्रॉसेस ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर किसी भी डिसऑर्डर को हमें ट्रेस करना है फैमिली में, तो उसको एक फैमिली ट्री बना के और मेल्स और फीमेल्स को स्क्वायर और सर्कल से रिप्रेजेंट करके, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या कोई स्पेसिफिक ट्रेट है उसको हम शेडेड शो करके तब हम फैमिली हिस्ट्री में पता लगाते हैं कि वो ट्रेट किस टाइप की है। और उस ट्रेट के आगे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होने के, इनहेरिट होने के कितने चांसेस हैं, या वो डिसऑर्डर जो है या वो ट्रेट जो है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जब प्रैक्टिकल फाइल में नोट करेंगे, और फिर रिक्वायरमेंट में हमें पेडिग्री चार्ट चाहिए, थ्योरी आप यहाँ से नोट कर लेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये जो पेडिग्री का जो क्वेश्चन है ये आपको स्पॉटिंग में आएगा और डायरेक्ट आपको एक पेडिग्री चार्ट दे दिया जाएगा, और उस पेडिग्री चार्ट को आइडेंटिफाई करके आपको जीनोटाइप लिखना होगा, या जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को आप देख लीजिए। देखिए, जो डोमिनेंट जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो डोमिनेंट या रिसेसिव भी हो सकते हैं, उसी तरह से जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं वो भी ऑटोसोमल या रिसेसिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेल में, उसमें से 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और हमारी बॉडी में 1 सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अगर मॉडिफाइड एलील या डिफेक्टिव एलील अगर ऑटोसोम पे लोकेटेड है, तो उसको हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे या ऑटोसोमल ट्रेट बोलेंगे। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, वो हो गई उसकी ट्रेट। ठीक है, और अनदर एग्जांपल लेट्स से कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक, और कॉम्प्लेक्शन फेयर है या डार्क है, वो हो गई उसकी ट्रेट। तो ट्रेट वर्ड को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कोई भी डिसऑर्डर या किसी भी ट्रेट को कोई भी ट्रेट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस से, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव भी हो सकती है, या फिर कोई सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या रिसेसिव भी हो सकती है। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिससे कि हमें पहली नज़र में ही ये पता चल जाए कि वो कोई किस तरह का वो डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई पेडिग्री एनालिसिस दी जाए और उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें 3 जनरेशन का चार्ट है, ठीक है, 1 2 3, और हाँ तीनों ही जनरेशन में हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और अगर हम ये देखते हैं कि उसमें सपोज कोई कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, इसका मतलब वो एक रिसेसिव ट्रेट है। तो जनरली जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, दे डोंट स्किप generation, they make their appearance invariably in all generations. Affected parent can have unaffected children, suppose ये affected parents हैं, अफेक्टेड अलील को मैंने ए डॉट से शो किया है। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट्स के नॉर्मल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर ये वाली जो अलील है ये दोनों एक साथ अगर आई, तो ये चाइल्ड अनअफेक्टेड हो गया और पेरेंट्स अफेक्टेड है, क्योंकि उसमें ये एक मॉडिफाइड अलील प्रेजेंट थी दोनों पेरेंट्स में। दूसरा पॉइंट है, अगर हाँ हमें किसी कहीं ये ऐसा पैटर्न हमें देखने के लिए मिल गया, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, लेट्स से अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये इस तरह से हम उसको शो कर रहे हैं। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट रहा होगा, इसका मतलब एक अफेक्टेड एलील जो है वो एक पेरेंट से आई होगी, और ये जो है अनअफेक्टेड एलील लेट्स से ये दूसरे पेरेंट से आई है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का कम से कम एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होता है। अच्छा, रिसेसिव अगर डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव तो है, तो वो स्किप करता है जनरेशन को। तो अगर हमें कहीं ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक है पेडिग्री चार्ट में जो यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर हैं लेट्स से
अनअफेक्टेड पेरेंट्स को मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर रही हूँ, A.A इंटू A.A। अब ये याद रखिएगा ये रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव अलील की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाली देखो ये पेरेंट्स अनअफेक्टेड है क्योंकि ये कैरियर्स है, ठीक है, इनको खुद को डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर इन्हें कब होता है? जब ये A.A कंडीशन होती, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इनका क्या हो सकता है? अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। क्यों? अगर ये वाली डिफेक्टिव अलील और ये वाली डिफेक्टिव अलील दोनों अगर साथ में आ गई। तो कहीं अगर हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिर हम कुछ सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड भी होते हैं और वाई लिंक्ड भी होते हैं, ठीक है। सेक्स लिंक डोमिनेंट अगर डिसऑर्डर होगा तो डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन। क्यों? क्योंकि फादर जो है हमेशा, लेट्स से ये फादर का जीनोटाइप है, फादर हमेशा सन को क्या देगा? वाई क्रोमोसोम देगा, और दूसरा जो उसका एलील है, दूसरा काउंटर पार्ट जो है वो हमेशा मदर से आएगा। तो सन उसी कंडीशन में डिफेक्ट होगा उसको अगर उसकी मदर को वो डिफेक्ट हो या मदर कैरियर हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा सन के पास। Okay, so disease never transfers from father to son. All daughters of an affected father will be affected. Affected father की जितनी भी daughters होंगी वो सारी affected होंगी अगर sex linked dominant disorder है। Suppose ये condition है father की, suppose father को कोई, let's say इसे A से ही represent कर लेती हूँ मैं, A.Y। तो father की जो defective allele है यही daughter में जाएगी, ठीक है। daughters अगर दो daughters है, दोनों में ये defective allele जाएगी, Y जा ही नहीं सकता, Y तो son में जाएगा। तो ये डिफेक्टिव अलील जो है ये फादर के अंदर ट्रांसफर होगी। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेक्सेस एंड ट्रेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ द सेक्सेस। कोई भी ट्रेट है हमें सन्स में भी दिखाई दे रही है और डॉटर्स में भी हमें दिखाई दे रही है, दैट मीन्स इट इज द सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। Then let's talk about sex-linked recessive disorder. Disease never transfers from father to son. Father to son ये transfer नहीं होगी क्यों? Because father always gives the Y chromosome to the son. Males are more affected in this particular disorder. Disease tends to transfer from mother to son and father to daughter. अगर हम कोई disease ऐसी देख रहे हैं जो mother से son में transfer हो रही है और son से उसकी daughter में transfer हो रही है, it means it is the sex linked recessive disorder। और इस तरह के pattern को हम criss cross inheritance भी कहते हैं, wherein from the grandfather the disease is getting transferred to the daughter and then to the grandson। okay, next ये कुछ symbols हैं। मेल स्क्वायर से, फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल है शेडेड करते हैं। ये मेटिंग शो करता है, दिस शोज द कंजैंगिनस मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में। और पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं, चार्ट जब बनाते हैं, हमेशा मेल और फीमेल की अगर हम मेटिंग शो करते हैं तो मेल को हमेशा लेफ्ट साइड में हम ड्रॉ करते हैं, एंड हियर दीज आर द चिल्ड्रन दैट दीज इंडिविजुअल्स हैव एंड दीज आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। पहले फर्स्ट चाइल्ड जो है वो डॉटर और सेकंड चाइल्ड जो है वो है सन, ठीक है। अब अगर कुछ इस तरह से अगर आपको दिखाई दे सर्कल के अंदर डॉट यस, तो उसका मतलब होता है दैट दिस इंडिविजुअल इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। आप सबसे पहले डिसऑर्डर की हम बात करते हैं। डिसऑर्डर नहीं कहेंगे इसको, ट्रेट वो हम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की कोई बीमारी नहीं है। ओके, सो वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ डिसऑर्डर, वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ डिजीज, दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रेट। सो सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की हम बात करते हैं, रोलिंग ऑफ टंग। हियर वी कैन सी देयर आर सम पीपल like me who can roll their tongue, see this way। now you check yourself how many of you can roll your tongue। okay, so basically ये rolling of tongue जो है ये characteristic dominant allele की वजह से होती है। तो population में rollers जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, एक particular population में generally female ज़्यादा rollers होती हैं। तो roller जो हैं उनको हम represent करेंगे capital R और capital R small r से, homozygous dominant condition और heterozygous condition, whereas non-rollers they are represented by small r, homozygous recessive condition। अब इसका हम पेडिग्री चार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस रोलर्स जो है पेडिग्री चार्ट में, सबसे पहले जो जनरेशन्स हैं उनको रोमन न्यूमरल से हम
मार्क करते हैं, 1 2 3 इस तरह से रोमन न्यूमरल से मार्क करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन को, और उसके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको 1 2 यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 इस तरह से हम लेबल करते हैं उसको। क्वेश्चन हमें किसी तरह से भी आ सकता है, या तो हमें पूरे के पूरे पेडिग्री चार्ट का हमें जीनोटाइप पूछा जा सकता है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, लेट्स से दे कैन आस्क यू व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ 2 4, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसका मतलब आपसे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जीनोटाइप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। या आपसे पूछ लेंगे 3 5 का जीनोटाइप क्या है, इसका मतलब आपसे इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नॉन रोलर फीमेल, अब इसे सॉल्व करते हैं। नॉन रोलर फीमेल को ब्लैंक सर्कल से शो किया गया है, और रोलर फीमेल जो है उसको शेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं, यहीं पे साइड में लिख लेंगे कि जो नॉन रोलर फीमेल है, मैंने आपको पहले बताया था, उसको हम रिसेसिव एलील से शो कर रहे हैं, और इसको हम जो रोलर फीमेल है उसको हम कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों ही पॉसिबिलिटी है। सिमिलर इज द केस हियर, स्मॉल आर कैपिटल आर, या कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इजी ट्रिक है वो ये है कि हमें ये कन्फर्म्ड है कि जो नॉन रोलर फीमेल या मेल है वो हमेशा स्मॉल आर है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी हमें ब्लैंक्स हमें शो हो रहे हैं, ब्लैंक सर्कल्स और स्क्वायर, उसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। स्मॉल आर यहाँ भी, यहाँ। अच्छा एक चीज़ और देखिए इसमें, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्ट्रेट है ये हमें फर्स्ट जनरेशन में भी दिख रही है, सेकंड जनरेशन में भी दिख रही है, थर्ड जनरेशन में भी दिख रही है। तो देर इज नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट दिस इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अच्छा अब देखिए, हाँ अब बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं उसको लेबल करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। स्मॉल आर, ये मेल जो है, ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, इनका फर्स्ट मेल चाइल्ड जो है, इसके पास एक दो स्मॉल आर है, एक स्मॉल आर फादर से आया होगा, एक स्मॉल आर मदर से आया होगा, लेकिन मदर रोलर है, इसका मतलब वो कैपिटल आर उसके पास एक होना ज़रूरी है, तभी उसी कंडीशन में वो रोलर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये इस इंडिविजुअल के पास एक एलील तो मदर से आएगी, एक फादर से आएगी, ठीक है। फादर से तो स्मॉल आर आना ही है, क्योंकि एक एलील तो आएगी ही, तो एक स्मॉल आर, और क्योंकि ये खुद रोलर है तो इसके पास दूसरी एलील क्या आई होगी, मदर से कैपिटल आर। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मदर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, मतलब नॉन रोलर है, तो एक स्मॉल आर तो आया ही होगा मदर से, और दूसरा यहाँ कैपिटल होगा, तभी उसी कंडीशन में ये रोलर है इंडिविजुअल। और ये वाला इंडिविजुअल की भी सेम कंडीशन है। ये जो फर्स्ट फीमेल चाइल्ड जो है, फर्स्ट डॉटर वी कैन से, फर्स्ट डॉटर जो है थर्ड जनरेशन की यहाँ पर, तो उसका भी एक स्मॉल आर तो मदर से आया होगा, और दूसरा क्योंकि वो रोलर है तो कैपिटल आर फादर से आया होगा। तो इस तरह से हमने पूरे पेडिग्री चार्ट का हमने जीनोटाइप कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखोगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको प्रैक्टिकल फाइल में नोट करने के लिए आपको चाहिएगा सॉल्यूशन, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विडो स्पीक। विडो स्पीक क्या है बेसिकली कि जो अर्ली 18th सेंचुरी में ये होता था इंग्लैंड में कि जो भी विडो हो जाती थी वो इस तरह का एक स्पेसिफिक शेप का एक कैप पहनती थी, जिसका इस तरह से वी शेप होता था आगे से, ठीक है। ये विडोज पहना करती थी, तो वहीं से ये सुपरस्टिशन अराइज हुई कि अगर किसी इंडिविजुअल का हेयर लाइन इस तरह का है जो आगे से इस तरह से वी शेप है, तो वो जल्दी विडो हो जाएगी, ठीक है। तो a widow's peak is distinctive hairline formation which has been accompanied with the superstition that the woman having it would outlive her husband, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे सुपरस्टिशन है कि वुमन वुड आउटलिव हर हस्बैंड, मतलब वुमन ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेगी इन कंपैरिजन टू द हस्बैंड की पहले ही डेथ हो जाएगी। सेम फीचर ऑन मैन, अगर मैन के अंदर ये फीचर है तो मैन को हम विडोवर्स पीक कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये वाला पर्टिकुलर ट्रेट जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और रिसेसिव कंडीशन स्ट्रेट लाइन को शो करती है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर होगा, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है जो रिप्रेजेंट होती है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से, और ये स्ट्रेट अगर हेयर लाइन है किसी इंडिविजुअल की तो वो एक रिसेसिव कंडीशन है, स्मॉल डब्ल्यू से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो विडोज पीक देखिए, विडोज पीक का ये पेडिग्री चार्ट, इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W और कैपिटल W स्मॉल w से, और स्ट्रेट हेयर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से। सेम हियर, सेम इज द केस हियर। तो फाइंड द जीनोटाइप द होल पेडिग्री चार्ट। अब इसमें हम देखिए सबसे पहले ये वाली जो पॉसिबिलिटी है सब जगह उसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि उसका कोई दूसरी, इन इंडिविजुअल्स की जो हम ब्लैंक से शो कर रहे हैं इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन वाले इंडिविजुअल्स हैं ये सारे, इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो स्मॉल w है, एक तो आया होगा मदर से और दूसरा आया होगा फादर से। अब फादर के पास एक स्मॉल w है, लेकिन खुद उसको क्या है, विडोवर्स पीक है। ठीक है, विडोवर्स पीक है, तो यहाँ पे एक कैपिटल W रहा होगा, तभी जाके ये जीनोटाइप बना। अब ये वाला जो इसका जो फर्स्ट डॉटर है, फर्स्ट डॉटर भी विडोज पीक शो कर रही है, तो इसका मतलब कैपिटल W, एक कैपिटल W रहा होगा और दूसरा स्मॉल w मदर से आया होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एक कैपिटल W और यहाँ एक स्मॉल w रहा होगा। सेम इज द कंडीशन हियर, एक स्मॉल w तो यहाँ आना ही है, फादर से आएगा। मदर से क्या आया होगा, मदर से आया होगा कैपिटल W। ठीक है, तभी जाके हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और ये वाला जो एलील है ये यहाँ रहा होगा स्मॉल w। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इसके पास एक स्मॉल w यहाँ रहा होगा, तो ये यहाँ एक कैपिटल W होगा, तभी ये विडोज पीक शो कर रहा होगा, तो कैपिटल W यहाँ से आया होगा वो। और ये जो इंडिविजुअल है ये, इसके चांसेस हैं कि ये हेटेरोजाइगस रहा होगा, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल विडोज पीक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कैपिटल W लिख देती, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैपिटल W क्यों नहीं हो सकता यहाँ से। अगर मैं यहाँ कैपिटल W लिख देती तो ये तो इसके जो सारे ही बच्चे हैं सारे के सारे ही अफेक्टेड होते, क्योंकि एक एलील तो फादर से जाती ना सभी बच्चों में, तो सारे के सारे ही अफेक्टेड होते। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 50% ऑफ द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, 50% आर नॉट अफेक्टेड। 1 2 3 4 चारों में से 2 अफेक्टेड है, 2 अनअफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये कंडीशन रही होगी हेटेरोजाइगस। और दूसरी चीज़ है कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों ही जनरेशन में ये ट्रेट अपने आप को शो कर रही है। दैट मीन्स इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट, ये इसका सॉल्यूशन है, आपको नोटबुक में नोट करने के लिए अगर चाहिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बात करते हैं। अटैच्ड एंड फ्री ईयर लोब्स, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, कुछ इंडिविजुअल्स में इस तरह से अटैच्ड ईयर लोब होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ मेरा भी ये अटैच्ड ही है ईयर लोब, इट इज नॉट हैंगिंग डाउन। ठीक है, बट देर आर अदर पीपल हु हैव दिस हैंगिंग ईयर लोब, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री ईयर लोब एंड दिस इज कॉल्ड एज अटैच्ड ईयर लोब। यहाँ से यहाँ तक पूरा अटैच्ड है, ये सिर्फ इतना अटैच्ड है, बाकी ये हैंग डाउन कर रहा है ये। So lower part of the ear, it is made up of the connective tissue. It has good supply of blood. It gives the warmness. तो फ्री ईयरलोब जो है वो लार्ज होते हैं, दे हैंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड इट इज ड्यू टू द डोमिनेंट एलील, ये याद रखना है। फ्री ईयर जो है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है, तो ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस में अगर होंगी तो इस तरह से ईयरलोब इस तरह से होगा। और जो ये अटैच्ड ईयर लोब है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, तो ये रिप्रेजेंट होगी स्मॉल एफ से। इसका हम पेडिग्री चार्ट देख लेते हैं। इसमें मेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, मेल्स और फीमेल्स को इसको शेडेड से रिप्रेजेंट किया गया है जिसके अटैच्ड ईयर लोब्स है। इसका मतलब स्मॉल एफ वाले इंडिविजुअल्स हैं। और अगर किसी का फ्री ईयर लोब है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एफ या फिर कैपिटल एफ स्मॉल एफ से। तो जितने भी शेडेड है सबसे पहले उनको हम नोट कर लेते हैं स्मॉल एफ, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ स्मॉल एफ। तो यहाँ इस इंडिविजुअल में एक एलील स्मॉल एफ होगी, दूसरी एलील जो है स्मॉल एफ वो मदर से आई होगी, तो ये स्मॉल एफ। इस इंडिविजुअल में भी दो एलील्स हैं, दोनों स्मॉल एफ, एक फादर से आई होगी एक मदर से आई होगी। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्री ईयर लोब प्रेजेंट है, तो ये कैपिटल एफ रहा होगा, यहाँ भी ये कैपिटल एफ रहा होगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आते हैं,
ये इस इंडिविजुअल का अटैच ईयर लोब है तो ये कैपिटल एफ रहा, सॉरी फ्री ईयर लोब है तो ये कैपिटल एफ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन पेरेंट्स का ये वाला जो चाइल्ड है, फर्स्ट डॉटर जो है, इन पेरेंट्स की जो फर्स्ट डॉटर है, इसका भी फ्री ईयर लोब है। फ्री ईयर लोब है तो फिर ये जीनोटाइप इस तरह से रहा होगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, अब ये वाला जो फर्स्ट डॉटर है, फर्स्ट डॉटर का जो जीनोटाइप क्या रहा होगा, इसकी दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल एफ या फिर कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, इन दोनों में से दो कैपिटल एफ साथ में आए होंगे तो कैपिटल एफ या फिर कैपिटल एफ के साथ स्मॉल एफ आया होगा, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, इस कंडीशन में भी ये वाला जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का भी जीनोटाइप कैपिटल एफ स्मॉल एफ रहा होगा। अब इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट और सेकंड जो है, दोनों ही इंडिविजुअल्स जो हैं, दोनों के ही फ्री ईयर लोब्स हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैपिटल एफ या फिर कैपिटल एफ स्मॉल एफ रही होगी। दोनों एफ साथ साथ आए होंगे मदर और फादर से, तो कैपिटल एफ और कैपिटल एफ के साथ स्मॉल एफ रहा होगा तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और ये भी कैपिटल एफ और कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोसोमल कोडोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल कोडोमिनेंट ट्रेट की हम बात करते हैं तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है वो ऑटोसोमल कोडोमिनेंट ट्रेट होती है। कैसे? देखिए, जो ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने वाली जो ट्रेट होती है, ब्लड ग्रुप को जो डिटरमिन करने के लिए तीन एलील्स होती हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब इन तीनों से 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। क्या क्या? आई ए, आई ए, आई ए, स्मॉल आई, आई बी, आई बी, आई बी, स्मॉल आई और आई ए, आई बी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ठीक है, 3 एलील्स, 6 कॉम्बिनेशन, और ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं? 4। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और यहाँ से बना ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, 6 जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड ग्रुप जो है वो कितने पॉसिबल हैं? 4 पॉसिबल हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा आप अपने थ्योरी एग्जाम के लिए भी, कि ब्लड ग्रुप्स के से एसोसिएटेड 3 जेनेटिक फिनोमिनन है। 3 जेनेटिक फिनोमिनन कौन कौन से? सबसे पहले तो है मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब तक हमने जितनी भी एलील्स देखते हैं, और जनरली जितनी भी एलील्स हमने पढ़ी हैं, वो हम देखते थे हर चीज़ के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल थी, जैसे अभी हमने तीनों एग्जाम्पल्स में देखा। लेकिन यहाँ पे 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जेनेटिक फिनोमिनन कौन सा है? ये मल्टीपल एलीलिज्म। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि अगर आई ए, आई बी अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, दोनों ही एलील्स अपना इफेक्ट शो करेंगी साथ में, तो दिस इज कोडोमिनेंस। और थर्ड है डोमिनेंस। डोमिनेंस कैसे? अगर आई ए और स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट है, स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव एलील है, आई ए जो है वो डोमिनेंट एलील है, ये दोनों ही एलील्स अगर साथ में प्रेजेंट है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 ब्लड ग्रुप से एसोसिएटेड बेसिकली 3 जेनेटिक फिनोमिनन है, मल्टीपल एलीलिज्म, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सेट ऑफ 3 मल्टीपल एलील्स, क्रोमोसोम 9 पे लोकेटेड होती है इसकी एलील। 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। आई वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई का मतलब होता है आइसो हीमोग्लोटिनिन। 3 एलील्स हैं, ये दोनों डोमिनेंट होती हैं, आई ए आई बी, और स्मॉल आई रिसेसिव होती है। ठीक है, और आई ए आई बी साथ में हो तो वो को डोमिनेंट होती हैं और स्मॉल आई रिसेसिव होती है। ये देखिए, आपको चार्ट आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? पेडिग्री का क्वेश्चन। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। इसको लेबल अगर करना होगा तो ऐसे करेंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 1 2। ठीक है, यहाँ पूछा गया है इफ इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए बी, पहले तो पूरे के पूरे का जीनोटाइप निकालना है, चलो सेकंड क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पूरे चार्ट का हमें जीनोटाइप कैलकुलेट करना है। तो ए बी वाला इंडिविजुअल है,
उसका जीनोटाइप होगा IA IB। ठीक है, उसके पास IA यहाँ से आया होगा और IB यहाँ से आया होगा फादर से। और ये क्योंकि इस इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसका, उसका जीनोटाइप होता है स्मॉल आई। और स्मॉल आई कहाँ से आया होगा? एक फादर से और एक मदर से आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये स्मॉल आई रहा होगा यहाँ पे, ये भी स्मॉल आई रहा होगा, ये स्मॉल आई मदर से आया होगा, ये फादर से आया होगा, ये यहाँ पे कैपिटल IB रहा होगा, ये यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है तो IB रहा होगा, डोमिनेंट एलील रही होगी यहाँ पे, ये स्मॉल आई रहा होगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखिए ये स्मॉल आई यहाँ है, तो ये कहाँ से आया होगा? AB से तो आ नहीं सकता, AB अगर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है तो वो होगा IA IB, तो ये आया होगा यहाँ से, और इसका दूसरा एलील रहा होगा IA। अब मदर से एलील यहाँ पे इस वाले इंडिविजुअल के पास IA भी हो सकता है इसका जीनोटाइप, क्योंकि मदर से अगर IA गया और फादर से IA आया तो IA, या फिर इसका जीनोटाइप ऐसे रहा होगा। ठीक है, और इस वाले सेम इज द केस विद दिस इंडिविजुअल, इसका जीनोटाइप भी IA भी हो सकता है और IA स्मॉल आई भी हो सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के लिए बी IB अलील तो यहाँ से आई होगी IB, और दूसरी अलील यहाँ से क्या आई होगी? स्मॉल आई यहाँ से आई होगी, तभी जाके इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है बी। तो ये बहुत ईजी है, ब्लड ग्रुप का सबसे ईजी है। इसको आप इस तरह से आप इसका जीनोटाइप लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ इंडिविजुअल विद AB ब्लड ग्रुप, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप AB है, लेट्स से यही वाला कंडीशन है, मैरिज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A, सर्कल बनेगा यहाँ पे, मैं स्क्वायर बना रही थी, AB marries a person with blood group A, then what is the possibility of different blood groups in their children? तो यहाँ पे ये जो जिसका ब्लड ग्रुप, जिस फीमेल का ब्लड ग्रुप A है, तो वो IA भी हो सकता है और IA स्मॉल आई भी हो सकता है। तो बच्चों के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप्स की? IA, इसको हम पनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो इसमें बच्चों में IA स्मॉल आई भी आ सकता है, IA भी आ सकता है, IB स्मॉल आई भी आ सकता है, IA यहाँ से IB और IA अगर साथ में आए तो IB भी हो सकता है। स्मॉल आई हो ही नहीं सकता। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बच्चों का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता इस केस में। नेक्स्ट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये लास्ट ट्रेट है हमारी कलर ब्लाइंडनेस, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब इस जो डिफेक्टिव अलील है या मॉडिफाइड अलील जो है वो X क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है, और इस केस में जिस इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाता। देयर इज फॉल्टी परसेप्शन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो और टाइप की भी होती है, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेड एंड ग्रीन color blindness. So molecular studies have shown that there are actually 2 distinct genes for color perception on X chromosome. दो अलग अलग जीन्स होते हैं, एक रेड कलर को परसीव करता है, एक ग्रीन कलर को परसीव करता है, लेकिन उसमें अगर कोई कुछ फॉल्ट है तो देन द पर्सन कैनॉट इजीली आइडेंटिफाई बिटवीन द टू। द की फॉर रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एज फॉलोज। हम नॉर्मल विजन वाले इंडिविजुअल को हम C+ से शो करेंगे और कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल को C से। इस तरह से देखिए, C+ अगर इंडिविजुअल है, फीमेल है, सो द पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल। C+C कंडीशन है तो फीमेल, ये फीमेल है और ये कैरियर होगी। C है अगर फीमेल तो वो कलर ब्लाइंड होगी। कलर ब्लाइंड फीमेल की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, C+Y मेल है तो वो नॉर्मल विजन होगी, और CY अगर कंडीशन है तो मेल होगा जिसको जो के कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो जनरली मेल ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक डिफेक्टिव अलील ही काफ़ी है, क्योंकि दूसरा काउंटर पार्ट उसका है ही नहीं, डोमिनेंट काउंटर पार्ट नहीं है। उसके पास दूसरी जो काउंटर पार्ट है वो कैपिटल Y है, दूसरी अलील कैपिटल Y, तो एक अलील काफ़ी है उसको कलर ब्लाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक सर्कल से शो कर रहे हैं जो कि नॉर्मल विजन वाले इंडिविजुअल्स हैं, और जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड सर्कल और स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलर ब्लाइंड को। तो जो कलर ब्लाइंड है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये कलर ब्लाइंड मेल है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CY। ये भी CY, ये भी CY, ये भी CY।
अब आगे देखते हैं कि इस इंडिविजुअल के पास वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया होगा, और ये सी क्रोमोसोम नहीं, सॉरी एलील, ये सी एलील जो है ये मदर से आई होगी। अब देखिए इस इंडिविजुअल के अंदर इन पेरेंट्स का जो है 2 बच्चे हैं, जिसमें से देयर इज वन चाइल्ड हु इज नॉर्मल एंड द अदर चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे मदर कैरियर रही होगी, तभी जाके सन कलर ब्लाइंड है। तो ये हो गया सी प्लस, मदर की जो जीनोटाइप है वो हो गया सी प्लस। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे सी प्लस भी तो लिख सकते हैं क्योंकि मदर नॉर्मल है। नहीं, अगर मदर नॉर्मल होती अगर, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन नहीं होता। तो ये दिस इज सी प्लस। ठीक है, और यहाँ फादर का जीनोटाइप क्या रहा होगा, सी प्लस वाई, क्योंकि फादर नॉर्मल है, उसका जो जीनोटाइप है वो है सी प्लस वाई। अब यहाँ पे डॉटर के अंदर जो है क्रोमोसोम, डॉटर के अंदर जो एलील यहाँ से फादर से आई होगी सी प्लस, और मदर से आई होगी सी, क्योंकि वो भी कैरियर है, वो कैरियर है, तभी जाके जो उनका जो फर्स्ट सन है वो कलर ब्लाइंड है। यहाँ फादर का जीनोटाइप रहा होगा सी प्लस वाई है, तभी वो नॉर्मल इंडिविजुअल है। ठीक है, अब यहाँ वाई रहा होगा, तो दूसरा जो एलील है यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल है तो ये सी प्लस रहा होगा। और यहाँ पे इस जो फीमेल है थर्ड चाइल्ड जो है उसकी पॉसिबिलिटी रही होगी सी प्लस सी सी प्लस सी भी हो सकता है, या फिर सी प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ ये सी वाई है, तो इसका जो ये काउंटर पार्ट है ये सी प्लस रहा होगा, और ये सी प्लस सी। ठीक है, एक क्योंकि ये फादर से सी एलील आई होगी, मदर से सी प्लस। यहाँ सन जो है ये तो सी प्लस वाई रहा होगा, दिस इज सी प्लस वाई। अब ये जो इंडिविजुअल है ये हेटेरोजाइगस रहा होगा, तभी जाके सन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड है। तो ये सी प्लस सी, ये सी प्लस वाई, और ये वाला जो सेकंड सन है ये रहा होगा सी प्लस वाई, और जो डॉटर है उसकी पॉसिबिलिटी है या तो वो सी प्लस, अगर ये एलील इसके साथ रही होगी तो सी प्लस, और या फिर ये एलील और ये वाली एलील साथ में रही होगी तो सी प्लस सी। ठीक है, so this way you will have to write the genotype, and this is the solution of this particular pedigree chart. So this way you can solve the pedigree chart. You will get this pedigree chart for spotting for 2 marks only. Okay, that's all here. Thank you.